स्टडी आईक्यू चैनल में आपका वापस स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज से लेक्चर नंबर 22 से लेके लेक्चर नंबर 40 तक हम इंडिया की मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले टिल लेक्चर नंबर 21 हम वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ल्ड मैप हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर करा है। हमने ना सिर्फ कहाँ पे उनके फीचर्स लोकेटेड है, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उनको कवर करा है, बल्कि हमने उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखा है। देखो, मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ कि हमेशा अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो। अगर आपको पता है कि यंगफोल्ड माउंटेन किस वजह से होता है, तो आप उसकी लोकेशन भी अच्छे से देख पाओगे कि अच्छा, जहाँ पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकरा रही हैं वहीं पे फोल्ड माउंटेन बन रहा होगा। तो इसीलिए पिछले वर्ल्ड मैप में जितने भी लेक्चर्स थे, हमने कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दिया कि प्लेट्यूज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सेम गोज फॉर माउंटेन्स ऑल्सो। और इसीलिए हमने टेक्टोनिक प्लेट का भी थ्योरी देखा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का भी थ्योरी देखा था। तो वर्ल्ड मैप हम बहुत अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से देखते हो तो ट्रस्ट मी, आपको कोई और मैपिंग के लिए कोई भी वीडियो या फिर कोई भी नोटबुक उठाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने सब कुछ कवर करा है और बहुत एक्सटेंसिवली कवर करा है। लेक्चर नंबर 22 से हम इंडिया का मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर उसकी प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा कि जो इंडिया के क्वेश्चंस हैं, इंडिया पे मैपिंग बेस्ड के क्वेश्चंस हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। आपको हर बार 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। और ये जो डिटेल है, ये मोस्टली फैक्चुअल डिटेल है। रोज रोज तो चेंज होता नहीं है इंडिया का मैप, तो फैक्चुअल डिटेल्स है। तो इस आने वाली सीरीज के अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हो, चाहे नेशनल पार्क्स हो, चाहे टाइगर रिजर्व्स हो, चाहे इंडिया की वेटलैंड्स हो, इंडिया में कितने प्लेट्यूज हैं, रिवर्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर करा है। तो ये सारे फीचर्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें कवर करे हैं। आपको ये किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे आपकी किसी कॉलेज कोर्स के लिए हो, ये सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जैसा कि हम सब लोग पीछे वाली सीरीज में करते आए हैं, हम लोग नोटबुक साथ में रखेंगे। और हम नोटबुक साथ में क्यों रखेंगे? क्योंकि जो मैपिंग है वो मोस्टली फैक्चुअल डिटेल है और उसको याद रखने के लिए हमें टाइमली रिवाइज करना पड़ता है। और टाइमली रिवाइज तभी होगा जब आपके पास आपके हाथ से अच्छे से बने हुए नोट्स है, क्विकली, जो आपने फटाफट से स्टेट वाइज बना लिया या आपने रिवर वाइज बना लिया, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे हमने नोट्स बना के रखे हैं। तो ये जो सीरीज है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है और वो बना कैसे है। अगर आपको मेरा लेक्चर नंबर 1 याद है, जिसमें हमने एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया की बात करी थी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि पेंजिया दो भागों में टूट गया था। एक हो गया था लोरेशिया और एक हो गया था गोंडवाना लैंड। और उसके बाद अराउंड 70 मिलियन ईयर्स अगो, 100 to 70 मिलियन ईयर्स अगो, गोंडवाना लैंड का एक छोटा सा पार्ट ऐसे इंडिया के शेप में नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में घूमता घूमता यहाँ पे यूरेशिया की प्लेट थी। यूरेशिया की प्लेट जो है वो लोरेशिया का पार्ट था। लोरेशिया 2 भागों में टूट गया था, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। तो ये गोंडवाना का छोटा सा पार्ट, जिसे इंडो प्लेट बोला गया था, ये नॉर्थ डायरेक्शन में चलता चलता घूमता घूमता यूरेशिया की प्लेट से टकराया और वहीं पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना। तो कैसे बना, क्या डायग्राम्स वगैरह हैं, थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन जरूरी है ताकि जो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको हिमालयाज पढ़ा रही हूँ, तो हिमालयाज अगर मैं बोल रही हूँ कि हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन है, तो आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप समझोगे नहीं कि इंडिया का जो ओरिजिन है, जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का जो फिजियोग्राफी है वो किस तरीके से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको डेक्कन प्लेट्यू बना रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ कॉन्टिनेंट है, तो कैसे आप समझोगे? हम तो बोल रहे हैं कि हिमालय यंगेस्ट है और उसी इंडिया के अंदर डेक्कन प्लेट्यू ओल्डेस्ट है, तो फिर ये इतना कॉन्ट्रास्टिंग कैसे हुआ? तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना कैसे है। तो हमने क्या देखा था, मैं आपको इसी में समझाती हूँ, फिर आगे हम उसको स्लाइड में पढ़ेंगे। जब हमने पेंजिया पढ़ लिया था, चलो हम इसी में देखते हैं। तो जो हमारे 2 कॉन्टिनेंट्स बने थे, एक तो बना था लोरेशिया और एक बना था गोंडवाना। तो गोंडवाना लैंड जो है उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे?
उसमें अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, अंटार्कटिका था और साउथ अमेरिका था, और इंडिया का छोटा सा टूटा हुआ भाग। कौन सा टूटा हुआ भाग है और इसमें कौन कौन से रीजन नहीं थे? लद्दाख, कोहिस्तान और बलूचिस्तान को छोड़ के जो जितना भी पार्ट है इंडिया का, वो सारा का सारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, सो क्या हुआ कि जो इंडिया की प्लेट थी यहाँ से, ये गोंडवाना लैंड से ब्रेक अवे हो गई, यहाँ से टूट गई, और ये यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये से फ्यूज हो गई। तो अभी जब अगर हम आपको टेक्टोनिक प्लेट वाला लेक्चर याद है तो हमने क्या पढ़ा था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पढ़ा था। ठीक है, जो अगर आपको टेक्टोनिक प्लेट वाला लेक्चर में आप वापस जाके देखोगे तो आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखेगी, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है और इंडियन ओशन वाला, ये एक ही प्लेट के अंदर है। तो इंडियन वाला ये ब्रेक अवे पार्ट गोंडवाना से और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आपस में फ्यूज हो गए थे। ये फ्यूज होने के बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करते रहे। उसके बाद अराउंड जब ये फ्यूज हो गए और फ्यूज होने के अराउंड 3 मिलियन साल के बाद में ये इंडिया का जो पार्ट है ये सेपरेट हो गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन प्लेट जो यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से ये सेपरेट हो गया था। उसके बाद में ये स्लोली बहुत ही स्लोली, अब देखो 55 मिलियन साल पहले, 38 मिलियन साल पहले और 10 मिलियन साल पहले, ये इस तरीके से इतना स्लोली यहाँ पे मूव हुआ है। क्योंकि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है ये बहुत ज्यादा स्लो होता है, लाइक 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर पर ईयर, इस हिसाब से हर साल मूव करती है। तो ये इंडियन प्लेट, ये रही हमारी इंडो प्लेट, ये जब यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही है, तो आपको याद है हमने टेक्टोनिक प्लेट्स में बाउंड्रीज पढ़ी थी। बाउंड्रीज में हमने क्या देखा था कि 3 तरह की बाउंड्रीज होती है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो आपस में एक दूसरे की तरफ आती है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो एक दूसरे से दूर जाती है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती है। ये डाइवर्जेंट है, ये ट्रांसफॉर्म है और ये कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे देखो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही है, तो ये कौन सी बाउंड्री जनरेट हुई यहाँ पे? कन्वर्जेंट बाउंड्री। और कौन सी? कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री। कैसे कि ये एरिया लैंड वाला भी जमीन का टुकड़ा है और ये भी जमीन का टुकड़ा है, और जमीन के टुकड़े को हम कॉन्टिनेंट लैंड बोलते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री बना। अभी कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री बनने से क्या हुआ, आप इसे ध्यान से सुनना, कि जो कॉन्टिनेंट होता है उसका डेंसिटी कंपैरेटिवली ओशन की प्लेट से हल्का होता है, तो इस वजह से वो सबडक्शन में नहीं जाती है। अगर आपको याद है तो हमने एक एंडीज वाले डायग्राम में भी पढ़ा था कि जो ओशन वाली प्लेट है वो नीचे सबडक्शन में चली जाती है और यहाँ पे एंडीज बन जाते हैं। पर ये सिचुएशन कॉन्टिनेंट में नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये दोनों आपस में जब एक दूसरे की तरफ प्रेशर डालती हैं तो ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाते हैं। इट बिकम्स फोल्डिंग अपवर्ड। फोल्डिंग अपवर्ड में क्या होता है कि हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये एक साथ पूरा फोल्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों प्लेट्स टकराई और यहाँ पे पूरा हिमालय जनरेट हो गया, नहीं, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। जिस तरीके से प्लेट आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे पहले ग्रेटर हिमालय बना, उसके कुछ साल के बाद हमारा लेसर हिमालय बना, उसके कुछ और साल बाद हमारा आउटर हिमालय बना। तो इस तरीके से स्लोली ये रेंजेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे रिंकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से ये आप ऐसे ही मानो कि जो हम 2 पेपर हैं उनको अगर हम दोनों डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ पुश करेंगे तो रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं पेपर पे, वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी फोल्डिंग की तरह से हिमालय का जो है वो ओरिजिन हुआ था। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे गोंडवाना लैंड वाले इंडिया के अंदर नहीं आते थे, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट में कौन कौन से पार्ट आते थे। साउथ एशिया का जो मैक्सिमम पार्ट है, जैसे कि हमारा इंडियन ओशन का पोर्शन हो गया, थोड़ा सा हमारा साउथ चाइना का पार्ट हो गया, वेस्टर्न इंडोनेशिया का पार्ट हो गया, तो और इंडिया का प्लेट तो है ही, और श्रीलंका का प्लेट हो गया। ये सारे के सारे जो है हमारे इंडियन प्लेट के अंदर आते हैं। लेकिन आप ये चीज ऐसे 5 स्टार करके नोट कर लो कि लद्दाख, कोहिस्तान और बलूचिस्तान जो है वो इंडियन प्लेट के पार्ट में नहीं आते हैं। आपको ये समझ आ गया कि इंडियन प्लेट का पार्ट कौन सा होता था? इंडियन प्लेट का पार्ट वो जो गोंडवाना लैंड से टूट के नॉर्थ डायरेक्शन में मूव होता गया था, पर उसमें ये तीनों एरियाज नहीं थे।
तो जब अगर हम बात कर रहे हैं बाउंड्री की, तो जब हमने देखा कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उसके साथ ना सिर्फ हिमालय का ओरिजिन हुआ बल्कि तिब्बतन प्लेटो का भी ओरिजिन हुआ। वहीं पे जैसे हिमालयन रेंज बनी है, और हिमालय एक ऐसे लाइन में नहीं है कि इसी लाइन के अंदर सारे माउंटेन्स हो गए हैं क्या, ये ऐसे माउंटेन्स नहीं है, ये रेंजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर आपने कभी भी कोई फोटो देखा है हिमालय का स्पेस से ऊपर से, तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ऐसे रेंजेस बनी हुई हैं बहुत सारी। और उसी के साथ में यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू बना हुआ है। तिब्बतन प्लेटू जो है ये इंटर माउंटेन प्लेटू है, मतलब दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक प्लेटू है ये। इसको हम अच्छे से कवर करेंगे प्लेटूज वाले चैप्टर में। इसको हम प्लेटूज वाले वर्ल्ड मैपिंग के चैप्टर में ऑलरेडी अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये इंटर माउंटेन प्लेटू का है। और अभी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, जब लोरेशिया था, यहाँ पे हम इसे दो पार्ट में बना देते, ये लोरेशिया था हमारा और यहाँ पे हमारा इंडियन प्लेट मूव कर रहा है, ठीक है। आप इसे ध्यान से समझना। जब ये लोरेशिया था तो क्या होगा कि जिस तरीके से एक नॉर्मल कॉन्टिनेंट होता है वैसे यहाँ पे पहाड़ भी थे, यहाँ पे रिवर्स भी थी। तो यहाँ पे क्या था, बहुत सारी रिवर्स थी। ये रिवर्स इन पहाड़ों को इरोड करके सेडिमेंट्स लेके आती थी और यहाँ पे सेडिमेंट्स डालती थी। यहाँ पे टेथसी बन गया था एक। जब गोंडवाना और लोरेशिया अलग हुआ तो उन दोनों के बीच में एक सी बन गया था विच वाज नोन एज टेथसी सी। तो ये टेथसी सी के अंदर अपना सेडिमेंट यहाँ पे जो था वो डालती जाती थी। फिर जब इंडियन प्लेट इधर मूव होती गई तो ये जो सेडिमेंट वाला एरिया था, ये सेडिमेंट वाला एरिया अपलिफ्ट हो गया और इसी अपलिफ्टमेंट से हमारा जो हिमालय है वो बना। तो हिमालय का अगर आप मटेरियल देखोगे तो वो सेडिमेंट से बना हुआ है, वोल्केनिक रॉक्स नहीं है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स की एक क्वालिटी क्या होती है कि वो बहुत जल्दी इरोड होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत जल्दी इरोजन भी होता है उनमें, और इतनी स्टेबल भी नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट वाले में भी बताया था कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अभी भी मूव करती हैं, वो अभी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो हमारी जो इंडिया की प्लेट है ये क्या कर रही थी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो अभी भी करंटली इट इज ऑल्सो मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टूवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। तो हिमालय का जो हाइट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हर साल थोड़ा सा सेंटीमीटर्स बढ़ता है। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर पर ईयर, 5 सेंटीमीटर पर साल ये इंडियन प्लेट अभी भी बढ़ती है। और जो यूरेशियन प्लेट है वो भी नॉर्थ की डायरेक्शन में सिर्फ 2 सेंटीमीटर में बढ़ रही है। इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूरेशियन, देखो यहाँ से मतलब ऐसा समझो कि इंडियन प्लेट ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, यूरेशियन वाली कम तेजी से बढ़ रही है। तो उसकी वजह से जो यूरेशियन प्लेट है वो डिफॉर्म हो रही है, ठीक है। और हिमालय को जो हाइट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया हमारा कि इंडियन कॉन्टिनेंट किस तरीके से बना था। ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इस बार मैंने दूसरे तरीके से रखा है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, पेंजिया था, और यहाँ पे हमारा मेगा ओशन का नाम क्या था, पेंथलासा। पेंथलासा पढ़ा था हमने। और ये दोनों आपस में टूट गए। किस वजह से टूटे थे, एक तो टाइडल फोर्स था और एक पोल फ्लिंग फोर्स था, जो किसने बताए थे, एल्फ्रेड वेबर ने बताया था। उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जब थ्योरी दिया था तब। उसके बाद में ये दोनों जब एक दूसरे से स्प्लिट होके नॉर्थ साउथ और इक्वेटर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट के अंदर मूव होते गए तो स्लोली ब्रेक अवे होकर ये इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स बन गए, ये इस तरीके से कॉन्टिनेंट बन गए। तो इस तरह के कॉन्टिनेंट में आपको दिख रहा है ये इंडिया का पार्ट बिल्कुल यहाँ पे अलग है। यही इंडिया का पार्ट स्लोली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता हुआ ये हमारा आज का इंडिया बन गया। और इसी कोलिजन की वजह से हमारा हिमालयस बना, विच आर द टॉलेस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिमालय के ओरिजिन का स्टोरी। और इंडियन कॉन्टिनेंट कैसे बना, ये देखिए, ये है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये पूरी प्लेट आती है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि थोड़े टाइम बाद जो इंडिया की प्लेट है वो इससे डिफ्यूज हो गई थी, इससे सेपरेट हो गई थी। तो ये यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का लाइन दिया गया है। सो दिस इज हाउ द प्लेट इज मूविंग। अब हम एक बार इंडिया की ज्योग्राफी से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो किस तरीके से है, कहाँ पे लोकेटेड है, कितना एक्सेस है। अगर हम बात करें इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तो 30 डिग्री का एक्सटेंट है इसका, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल का। इसका नॉर्थ और साउथ का जो डिस्टेंस है
नॉर्थ और साउथ का जो डिस्टेंस है वो 3114 है, और अगर हम ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन देखें तो वो 2933 है। तो हमारा नॉर्थ और साउथ का जो एक्सटेंशन है, मतलब इंडिया कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस, राजस्थान से लेके मिजोरम तक का जो नागालैंड तक का जो डिस्टेंस है वो कम है, मतलब नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंशन हमारा ज्यादा है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो ये इतना डिस्टेंस है, आपको अगर लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर याद है तो हमने क्या देखा था कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो टाइम भी डिसाइड करते हैं, इनको हम टाइम रेफरेंस की लाइंस भी मानते हैं। तो क्योंकि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो काफी है, इसकी वजह से इंडिया में ईस्ट और वेस्ट अगर हम बात करें, जैसे राजस्थान के अंदर और अगर हम आसाम की बात करें तो इन दोनों के अंदर 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। अगर आप कभी आसाम गए हो या अगर आप आसाम से हो तो आपने नोटिस करा होगा कि वहां पे 4 बजे, सुबह के 4 बजे दिन निकल जाता है और रात को 4 बजे शाम हो जाती है। तो ये 2 घंटे का डिफरेंस है इसके अंदर, किसकी वजह से? क्योंकि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो काफी है। उसके बाद में क्योंकि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट इंडिया को हाफ से डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन कौन सा था हमारा? 23.5 डिग्री नॉर्थ का, जहाँ पे सन का जो डायरेक्ट सनलाइट है वो मैक्सिमम इसी एक्सटेंट तक पहुंचता है। तो इसकी वजह से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से जो नॉर्थ वाला इंडिया है, ऊपर वाला जो हिमालय, पंजाब, हरियाणा है, वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, और जो नीचे वाला इंडिया है जैसे हमारा महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, केरला, साउथ वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की साउथ वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिक्स के अंदर आता है। और उसका रीजन सिंपल यही है कि 23.5 डिग्री से ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पे नहीं गिरती हैं। और ये वाला एरिया 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक का एरिया ट्रॉपिक्स कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें साल में कम से कम एक बार तो गिरती ही है। इक्वेटर पे एक साल में 2 बार, बाकी हर जगह साल में 1 बार गिरती है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, और इसका जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का सिर्फ 2.4% जमीन रखती है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 17% पॉपुलेशन है। वर्ल्ड के 2.5% लैंड एरिया पे 17% पॉपुलेशन रहती है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी ज्यादा ही हाई होगी। उसके बाद अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो हमारा जो कोस्ट का एरिया है मेनलैंड के अंदर विदाउट आइलैंड्स, जैसे हमारे अंडमान और निकोबार है, इनके अलावा अगर हम हमारे कोस्ट लाइन की बात करें, ऐसा एरिया, ऐसा हमारा बॉर्डर जो समुद्र के साथ मिलता हो वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम आइलैंड्स को कंसीडर करते हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, तो हमारा जो टोटल कोस्टल लाइन है, जो एरिया समुद्र के साथ मिलता है, वो हमारा 7517 किलोमीटर है, 7517 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। तो जो गुजरात है, इसकी जो कोस्ट लाइन है, मतलब गुजरात का बॉर्डर जो मरीन के साथ मिलता है, सी के साथ, वो सबसे ज्यादा है। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की? सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? गुजरात की। उसके पास अगर हम देखें कि हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो हम सबसे बड़ा किसके साथ शेयर करते हैं, तो दैट इज विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं। इंडिया का जो बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे अंडमान निकोबार स्पेशली के अंदर सबसे सदर्न पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर, क्योंकि हमने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन देखा था, यहाँ पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन क्या था? हमारा स्टैंडर्ड टाइम था, ग्रीनविच लाइन, जहाँ से 0 AM 0 बजे से स्टार्ट होता था। उसके बाद हम जैसे ईस्ट में जाते थे प्लस में होता था। तो यहाँ पे जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जहाँ से हम अपना टाइम मेजर करते हैं, वो है 82.30 ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे। और ये जो है ये टोटल ग्रीनविच लाइन से 5.5 डिग्री प्लस में है। मतलब अगर यहाँ पे रात के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ पे सुबह के 5:30 बजेंगे। और ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, IST।
हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो IST। तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कि जो IST है वो कहाँ से निकलती है इंडिया में, कितने स्टेट से निकलती है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से IST की लाइन पास होती है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैंने दे ही दिया है, इसका हमने एक अलग से पूरा चैप्टर भी रखेंगे हम, ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है और कहाँ कहाँ से, कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में लोकेटेड हैं। ये देखो इसका नॉर्थ एंड साउथ, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने दे के रखा है इसका, ठीक है। अब हम एक बार बात करते हैं पॉलिटिकल इंडिया के मैप की। पॉलिटिकल इंडिया के मैप की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि हम स्टेट्स एंड कैपिटल्स देख रहे हैं। स्टेट एंड कैपिटल में देखिए तो इंडिया के पास 29 स्टेट्स हैं। 29 स्टेट्स में सबसे ऊपर देखो, यूपीएससी जो है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सी क्वेश्चन पूछती है कि जैसे अगर आपको याद है तो एक बार पूछा गया था कि अगर आपको कोहिमा से आई थिंक केरला का कोई एक सिटी था वहां तक आना है तो आपको मिनिमम कितने स्टेट्स कवर करने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन पता होना जरूरी होगा कि कौन से स्टेट्स कहाँ पे लोकेटेड है और उनका बॉर्डर कहाँ पे मिलता है। तो सबसे ऊपर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अभी हमने इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डाल दिया है, तो लद्दाख इज डिफरेंट एंड जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में दिखाया गया है। तो सबसे ऊपर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। उसके बाद है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर किस किस से मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से, उत्तराखंड से, हरियाणा से और पंजाब से मिलता है। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है और इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो चाइना के साथ मिलता है। उसके जस्ट नीचे है हमारा तीन स्टेट्स देख लो आप, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। आपको इनका थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए कि जैसे हिमाचल प्रदेश है वो ऊपर है, उत्तराखंड है वो नीचे है, पंजाब नॉर्थ साइड में है, हरियाणा थोड़ा यूपी और राजस्थान के बीच में सैंडविच्ड है। ऐसा हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल आप ऐसे रट तो नहीं सकते हो कि कितनी कहाँ पे किसका बॉर्डर है, बट एक हल्का सा आइडिया रखना है। तो हम इस वाली स्लाइड के अंदर वो एक हल्का सा आइडिया गेन करेंगे। उसके बाद हमारा आता है यूपी। यूपी का कैपिटल है लखनऊ और यूपी का बॉर्डर देखो किस किस के साथ मिल रहा है, उत्तराखंड के साथ, यहाँ पे हरियाणा के साथ और यहाँ राजस्थान, फिर MP के साथ बहुत सारा इसका बॉर्डर आता है एंड देन छत्तीसगढ़ के साथ। देखो ये छोटे छोटे हम ना कभी कभी स्किप कर जाते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ एंड देन बिहार के साथ। तो ये इतने सारे जो स्टेट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और इसका इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, नेपाल के साथ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा छोटा सा यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी है जो हरियाणा और न्यू दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बीच में है। हरियाणा और यूपी के बीच में यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ शेयर होता है। और अगर हम इसके स्टेट बॉर्डर की बात करें तो ये गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ शेयर करता है। तो ये हो गया हमारा राजस्थान का बॉर्डर शेयर। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल हार्ट, बिल्कुल सेंटर ऑफ इंडिया के अंदर, आप देखो बिल्कुल सेंटर ऑफ इंडिया में है, सेंटर ऑफ इंडिया में है। तो इसके बॉर्डर्स हम देखें तो बॉर्डर्स में कौन सा हो गया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये 4 मैक्सिमम बॉर्डर्स हो गए जो मध्य प्रदेश शेयर करता है। उसके बाद है बिहार। बिहार जो है अपना बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं कि नेपाल के साथ कितने स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो हो गया हमारा उत्तराखंड, ये देखो यहाँ से, फिर हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, फिर हो गया हमारा बिहार और यहाँ पे देखो ये छोटा सा येलो दिख रहा है आपको, ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर और ऊपर जाके सिक्किम का बॉर्डर। तो ये हमारे 5 स्टेट्स ऐसे हो गए जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड का एरिया है जो बिल्कुल 4 स्टेट्स के बीच में सैंडविच्ड है, वो कौन से हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यहाँ पे। और उसके जस्ट नीचे मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एरिया किसके सेंटर में है, उत्तर प्रदेश के साथ छोटा सा बॉर्डर मैच होता है, देन मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये देखो बिल्कुल सदन में जा रहा है, छत्तीसगढ़ का टुकड़ा बिल्कुल ऐसे लंबा लंबा सा है, तो ये सदन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एंड देन उड़ीसा और झारखंड के साथ, बिहार के साथ नहीं करता है क्योंकि बीच में झारखंड आ जाता है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप मैप देखोगे बार बार तो आपको ध्यान रहेंगी और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और मतलब गलत आंसर एलिमिनेट करने में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का जो है, एक तो ये पूरा कोस्टल एरिया है, यहाँ से कोस्टल एरिया है, तो ये किसके साथ अपना बॉर्डर ओपन करता है? बे ऑफ बंगाल के साथ। और उड़ीसा का बाकी स्टेट कौन से हो जाएंगे? देखो ये आंध्र प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है, यहाँ पे तेलंगाना के साथ, तेलंगाना नहीं है इसमें, सॉरी, ये आंध्र प्रदेश के साथ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एरिया बीच में आ गया तो ये तेलंगाना को नहीं टच कर रहा। एंड देन छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ओनली 4 स्टेट्स के साथ उड़ीसा अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेट्स सी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का आप लोकेशन देखो, देखो ये यहाँ पे इस तरीके से फैला हुआ है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में भी, ये देखो इस तरीके से बना हुआ है ये। तो ये कौन कौन से स्टेट के साथ कैपिटल, पहले सबसे पहले तो देखो बांग्लादेश जो है, वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश बोल दिया मैंने, वेस्ट बंगाल जो है ये और सिक्किम 2 ही ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल और भूटान दोनों के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। 2 स्टेट्स हैं। आप सिर्फ सिक्किम को याद मत रखना, सिक्किम आपको पता चल जाएगा कि अच्छा नेपाल और भूटान के बीच में सैंडविच है, लेकिन आप देखो कि वेस्ट बंगाल का जो है इसका एरिया भी नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको दोनों याद रखना है, सिक्किम भी और वेस्ट बंगाल भी। और उसके बाद में हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि मिजोरम कहाँ था, मणिपुर कहाँ था, मेघालय कहाँ था। तो हम इसको आराम से एक सिंपल इक्वेशन से देखते हैं। सबसे ऊपर वाला जो एरिया है जो चाइना के साथ मिलता है और जिसमें चाइना अपना एरिया भी क्लेम करता रहता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया देखो आप, ये यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से है कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये म्यांमार के साथ और चाइना के साथ सिर्फ इकलौता ऐसा स्टेट है इंडिया का जो चाइना और म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। हो गया ये। और दूसरा देखो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जो चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, बाकी ये बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आसाम में। आसाम के अंदर देखो, आसाम जो है ये भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम भूटान को भूल गए, तो अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्री के बॉर्डर को शेयर करता है, भूटान को, चाइना को और म्यांमार को, 3। सो ये इकलौता ऐसा स्टेट है इंडिया का जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद हम देखते हैं आसाम को। तो आसाम जो है वो भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ओनली भूटान के साथ, बस इतना सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे छोटा सा बांग्लादेश के साथ है, तो हम 2 कंट्रीज मानेंगे कि ये बांग्लादेश और भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन? आसाम। चाइना के साथ नहीं है, म्यांमार के साथ नहीं है। तो आसाम के ऊपर कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे ये किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? 4 के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ और त्रिपुरा के साथ। तो इस वजह से देखो, अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा कि अच्छा आसाम बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है और इसके ईस्टर्न साइड में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा था। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे नीचे बांग्लादेश और आसाम के बीच में सैंडविच है हमारा मेघालय, जहाँ पे हमारा चेरापूंजी और मानिसराय भी है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये हो गया हमारा मेघालय, शिलोंग। ठीक है, और मेघालय जो है वो कौन से 2 बॉर्डर शेयर करता है? देखो, इंडिया में मेघालय सिर्फ आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इंटरनेशनली ये बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ओके, उसके बाद हमारे बचते हैं ये 4 इंपॉर्टेंट, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। नागालैंड जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है, नागा हिल्स के पास, और ये 3 स्टेट के साथ। आप बस एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड है ये म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद नागालैंड जो है ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद मणिपुर जो है ये नागालैंड और मिजोरम के बीच में है। आप इसको, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे याद रखते हैं। मैंने इसे ऐसे याद रखा था कि मणिपुर, मतलब देखो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसे याद रखना, तो आई रिमेम्बर्ड इट इज लाइक मनी बहुत प्रीशियस होता है, तो उससे बहुत ही
सेव करके रखना पड़ता है, तो वो नागालैंड और मिजोरम के बीच में हमने उसे सेव करके रखा है। तो मुझे याद रहता था कि मणिपुर का लोकेशन कहाँ पे है, तो नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम हो गया हमारा नीचे। मिजोरम जो है ये देखो दो स्टेट के साथ, दो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। तो मिजोरम इकलौता ऐसा स्टेट है जो म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश के साथ भी। यहाँ पे ये सारे स्टेट्स का बॉर्डर शेयरिंग जो है वो काफी यूनिक है। उसके बाद में हमारा बचता है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है आप इसकी लोकेशन देखो, यहाँ पे बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर निकला हुआ है। तो त्रिपुरा का जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बांग्लादेश के अंदर ही आता है। ये पूरा का पूरा एरिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और उसके अलावा ये मिजोरम और आसाम के साथ, ये छोटा सा एरिया आसाम के साथ और ये मिजोरम के साथ ये अपना स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। तो ये हो गया हमारा त्रिपुरा का बात। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट कवर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप इसे अच्छे से देखना। उसके बाद हम चलते हैं सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में देखो गुजरात हमने देख लिया था जिसका सबसे बड़ा कोस्ट लाइन था, ये हो गया था हमारा गुजरात। और अगर हम स्टेट की बात करें तो ये महाराष्ट्र के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अभी इसके बाद सदर्न के अंदर हमारे जितने भी स्टेट्स हैं तेलंगाना को छोड़ के वो सारी की सारी कोस्टल स्टेट्स हैं, मतलब उनका जो है बॉर्डर वो सी में ओपन होता है। देन महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका, यहाँ पे पुडुचेरी भी 3 में है हमारी, देन केरला, तमिलनाडु एंड देन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हम देख चुके हैं एंड वेस्ट बंगाल। ये सारे के सारे हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं। लेकिन तेलंगाना जो है वो बिल्कुल बीच में सैंडविच्ड है। तो तेलंगाना जो है ये हमारा सदर्न इंडिया का इकलौता लैंडलॉक्ड कंट्री है, इकलौता सदर्न इंडिया का। मैं पूरे इंडिया का नहीं बोल रही, सिर्फ इस इंडिया का, नीचे वाले का, ठीक है। और छत्तीसगढ़ भी है हमारा, छत्तीसगढ़ क्योंकि दोनों में आ जाता है, छत्तीसगढ़ भी है। तो एक बार हम लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया देखते हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया, लैंडलॉक्ड का हमने देखा था कौन से होते हैं, जिनका डायरेक्ट एक्सेस ओपन सी के साथ नहीं होता है। तो हम एक बॉर्डर लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे कि इससे नीचे वाले जो ये बॉर्डर स्टेट्स हैं ये तो है, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, पुडुचेरी हो गया, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं। इसके अलावा जो भी बाकी बचे वो सब हमारे लैंडलॉक्ड स्टेट्स हुए। तो आप अगर इनका ध्यान रख लोगे कि ये कोस्टल हैं, उसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे के सारे हमारे लैंडलॉक्ड स्टेट हो जाएंगे। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन है कि कितने ऐसे लैंडलॉक्ड स्टेट हैं जो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग है। जैसे सदर्न वाला इंडिया है वो ओपन है, मतलब कोस्टल स्टेट्स हैं उसमें, लेकिन जो ऊपर नदन वाला इंडिया है ये मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, विच इज वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने स्टेट्स हैं जो ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं और ना ही जिनके पास ओपन सी का एक्सेस है। तो इतने कौन से स्टेट्स हो जाएंगे हमारा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बस 5 स्टेट्स हैं। अगर आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन याद रखते हो तो देखो आप ये याद रख लोगे कि नॉर्थ ईस्ट का एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी दूसरी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता, और हरियाणा के अलावा नदर्न इंडिया का भी कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो बीच वाला जो एरिया है सेंट्रल इंडिया, ये आप ध्यान रख लोगे, आपको लोकेशन भी ध्यान रह जाएगा कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है वो ना तो किसी ओपन सी के साथ एक्सेस ले और ना ही किसी इंटरनेशनल बॉर्डर में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जो बाकी स्टेट के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है। तो वो कौन सा है, जब हमने उत्तर प्रदेश देखा था तभी देख लिया था। तो कितने स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेट्स के साथ उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का लोकेशन किस तरीके से है। उसके बाद थोड़ी सी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया भी देख लेते हैं। इंडिया जो है वो बहुत ही डाइवर्स है फिजियोग्राफी में, फिजिकल फीचर्स डिफरेंट के हैं, क्योंकि एक तरफ हमारा हिमालय है तो एक तरफ हमारा डेजर्ट है, तो दूसरी तरफ हमारे नदर्न ईस्ट के, हमारे नॉर्थ ईस्ट के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हैं हमारे, और यहाँ पे नीचे के अगर हम जाएंगे तो हमारा पूरा कोस्टल एरिया है, हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी है।
तो इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो 10.6% एरिया है वो तो माउंटेन के वाया ऑक्यूपाइड है। इतने तो लाइक पूरी इंडिया में 10.6% तो माउंटेन्स हैं, उसमें 18.5% हमारी हिल्स का एरिया आ जाता है, 27.7% तो हमारे प्लेट्यूज एरिया कवर करते हैं, और पीछे बचा 43.2% हमारे प्लेन्स कवर कर लेते हैं। तो देखो कितनी डाइवर्सिटी है, यहाँ माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, हिल्स हैं, डेजर्ट वाला एरिया दिया नहीं है तो डेजर्ट्स हैं यहाँ पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी इंडिया को जो है वो 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड करा है मेनली। एक तो जो पेनिनसुलर रीजन है हमारा, और एक हमारा जो माइटी हिमालयाज है, नदन वाले जो हिमालयाज हैं वो, एक पेनिनसुलर यहाँ पे वाला एरिया, एंड देन इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है हमारी इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र वाली निकलती है और वो जो प्लेन्स बनाती हैं फर्टाइल वो, और हमारा कोस्टल प्लेन यहाँ पे हमारा सदर्न वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट का कोस्टल प्लेन और हमारे आइलैंड्स का जो एरिया है। तो इंडिया को मोटे तौर पे 4 फिजियोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड करा गया है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, यहाँ पे मैं आपको बस एक स्लाइडली ओवरव्यू दे रही हूँ। तो ये इंडिया का फिजियोग्राफिक एरिया, ये देखो हिमालयाज जो है ये बिल्कुल नदन के अंदर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, थोड़ा सा पंजाब, उत्तराखंड, एंड देन सिक्किम, मेघालय, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर फैला हुआ है। तो ये एक तो हमारा हिमालयाज है। एंड देन वी हैव द ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स में कौन सा आ जाएगा, ये हमारा इंडस का आ जाएगा, यहाँ पे हमारा गंगा का प्लेन आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स भी हैं। देन वी हैव द सेंट्रल हाईलैंड, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। एंड देन वी हैव द पेनिनसुलर प्लेटू, ये देखो कितना बड़ा पेनिनसुलर प्लेटू है विच इज सैंडविच्ड बिटवीन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ऊपर सतपुरा की रेंज में यहाँ पे। उसके बाद हमारा ईस्ट कोस्ट है, ये हमारा वेस्ट कोस्ट है, ये हमारा ईस्ट कोस्ट है, और ये हमारे सारे आइलैंड्स हैं। तो इंडिया का ये पूरा फिजियोग्राफिकल डिवीजन है कि इस तरीके से इंडिया की फिजियोग्राफी डिवाइडेड है। अगर हम एक बार इसका फिजिकल मैप देखें तो सबसे ऊपर आपको ये जो दिख रहा है ये हिमालयन रेंज है। यहाँ पे इस हिमालयन रेंज में डिफरेंट रेंज है, इनको हमने बहुत अच्छे से कवर करा है। तो जैसे हमारी काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जस्कर रेंज है, पीर पंजाल की रेंज हो गई, फिर यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय आ गया, जहाँ पे ये पूर्वांचल बन जाता है जिसमें मीकेर हिल, नागा हिल, और ये हमारी पटकाई बम आ गई। तो ये सारा हिमालय का पोर्शन है, दिस इज हिमालयाज। उसके बाद हम डेक्कन प्लेटू देखें तो डेक्कन प्लेटू के अंदर आपको बहुत सारे प्लेट्यूज और छोटे छोटे हिल्स मिलेंगे, रेंजेस मिलेंगे। और यहाँ पे ये है हमारा ईस्टर्न घाट का एरिया, और ये है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वेस्टर्न घाट का एरिया। और इसी के अंदर आता है हमारा नीलगिरी का एरिया, कार्डोमम हिल्स, और यहाँ पे हमारी जो नल्लामला की हिल्स है, और ये सारी की सारी ईस्टर्न घाट का एरिया आता है। एंड देन सेंटर के अंदर हम देखेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड के अंदर हमें बहुत सारे प्लेट्यूज और हिल्स मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मिनरल वाइज भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो है वाटर का रिवर शेड भी बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो थार डेजर्ट का पार्ट है, जिसमें थोड़ा सा एरिया पाकिस्तान में आता है और मैक्सिमम एरिया जो है वो इंडिया के अंदर कवर होता है। और यहीं पे हमारा रन ऑफ कच्छ है जिसे व्हाइट लैंड भी बोलते हैं। और ये देखो ये निकल रही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन कहाँ से निकल रही है इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया एक स्लाइड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के फिजिकल मैप का। ये इंडिया का टोपोग्राफिकल मैप है, इसमें आपको एलिवेशंस दिखाए गए हैं, जैसे कि जो आपको ब्लू दिख रहा है ये क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड का है तो इसे ब्लू दिखाया गया है। बाकी जो एरिया जितना ज़्यादा ब्राउनिश होगा उसका एल्टीट्यूड, उसकी हाइट उतनी ज़्यादा होगी। जैसे ये जो एरिया है ये बहुत ही हाइट वाला है, देन यहाँ पे थोड़ा कम है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज वेस्टर्न घाट की हिल्स है ये डेक्कन प्लेटू के साइड में। तो यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो कंपैरेटिवली नदर्न इंडिया हिमालय से कम है, और यहाँ पे आपको ये हिल्स में और भी ये ब्राउन एरिया दिख रहा होगा। सो दीज आर एक्चुअली अवर हिल्स एंड प्लेट्यूज। उसके बाद में जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ये वाले हमारे सारे फर्टाइल प्लेन्स हैं जो रिवर के वाया बनते हैं। ये देखो ये ब्रह्मपुत्र का है, देन हियर वी हैव गंगा एंड दिस इज फ्रॉम द इंडस ऑल्सो। और ये हमारा
ग्रेट रन ऑफ कच्छ का एरिया आ जाता है यहाँ पे। दीज आर आवर कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे ये रिवर्स जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो अपने जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं वो, और उनके जो फर्टाइल प्लेन्स बने हुए हैं वो ये वाला एरिया है। सो दिस इज आवर टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने हिमालय का एक एक्सटेंसिव डायग्राम दिया है, इवन दो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर के अंदर। तो अगर हम एक बार देखें कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंट रेंजेस हैं, तो एक तो ये देखो, ये वाली जो रेंजेस हैं ये एक्चुअली एज अ वाटर शेड भी वर्क करती है। वाटर शेड किसे बोलते हैं कि एक अगर जैसे यहाँ पे 2-4 रिवर्स फ्लो हो रही हैं और यहाँ पे एक पहाड़ आ गया, तो ये इस पहाड़ की वजह से रिवर्स का जो डायरेक्शन है वो इधर से उधर चेंज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं वाटर शेड, जो रिवर की डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखता है और चेंज नहीं होने देता। और यहाँ पे हमारी विंध्यन और सतपुरा रेंज भी है, ये विंध्यन और सतपुरा रेंज, और यहीं से निकलती है हमारी ताप्ती और नर्मदा रिवर। एंड देन वी हैव द डेक्कन प्लेट्यू हियर, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। ये मैंने आपको दिखाया है कि ये गंगा के प्लेन्स हैं, ये ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना डेल्टा बनाती है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के अंदर, और यहाँ पे ये हमारा पूरा इंडस रिवर जो है हमारी, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आके अरेबियन सी के अंदर गिर जाती हैं। ये हमारा जो एरिया है ये कोस्टल इंडिया है, आपको ये ध्यान रखना है। आप इस स्लाइड को चाहे रोक के अपनी कॉपी में ऐसे डायग्राम बना लीजिए। इसमें जो सबसे ऊपर गुजरात वाला एरिया है इसे बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। उसके नीचे जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, महाराष्ट्र और गोवा के एरिया को बोलते हैं कोंकण कोस्ट। कर्नाटका और थोड़ा सा केरला वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं कन्नाडा कोस्ट। उसके नीचे केरला वाला एरिया बोलते हैं कन्याकुमारी कोस्ट। देखो ये जब हम क्लाइमेट वगैरह अगर कभी पढ़ेंगे तो उसमें हमें यूजफुल होगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में जो साउथ ईस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो उत्कल कोस्ट से एंटर होता है यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि अच्छा उत्कल कहाँ पे है, उत्कल कोस्ट यहाँ पे है जो उड़ीसा का एरिया है। देन वी हैव दी आंध्र प्रदेश कोस्ट, आंध्र प्रदेश वाला, और ये इसे नदन सरकार भी बोलते हैं ये वाला एरिया। और यहाँ पे है हमारा कोरोमंडल का कोस्ट, सॉरी ये है हमारा तमिलनाडु वाला एरिया जो है वो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। आपको एटलीस्ट कोंकण कोस्ट, उत्कल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट और काठियावाड़ कोस्ट तो याद रखना ही है। ये तो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर हम ओशंस की बात करें तो क्योंकि इंडिया का लोकेशन है वो काफी प्रोमिनेंट है इंडियन ओशन में, और हमारे 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। इनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करा है, तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ लोकेशन देखेंगे कि लक्षद्वीप जो है ये है हमारा अरेबियन सी, और इंडिया के ईस्ट में है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी के अंदर है, और अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर है। तो ये हमारे 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। उसके अलावा भी हमारे काफी इनलैंड आइलैंड्स भी हैं जो रिवर्स पे बने हुए हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र पे बना हुआ है। यहाँ पे गुजरात के कोस्ट के पास हमारे काफी आइलैंड्स हैं, केरला में हमारे छोटे छोटे इनलैंड आइलैंड्स हैं। तो उन सारे आइलैंड्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में। अगर इंडिया के क्लाइमेटिक जोन की बात करें कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो देखो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है ये माउंटेन एरिया है। ये क्यों माउंटेन एरिया है हम जानते हैं, क्योंकि ये हिमालयस का है, तो ये हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरिया है। उसके बाद ये पूरा का पूरा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। अगर हम इसे देखें तो ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ऊपर हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया है और नीचे सदर्न वाला हमारा ट्रॉपिक्स में आता है। तो ये वाला जो ब्लू एरिया दिख रहा है ये हमारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरिया है, और राजस्थान का ये जो एरिया दिख रहा है ये पूरा का पूरा हमारा डेजर्ट का है, हमें पता ही है। और बिल्कुल इसके अरावली के ईस्टर्न साइड में ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको येलो कलर का थोड़ा सा, ये हमारा सेमी एरिड के अंदर आता है। दिस इज अवर सेमी एरिड रीजन। अगर हम सदर्न डायरेक्शन में चलें तो ये वेस्टर्न घाट का एरिया, वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाला एरिया, और ये लक्षद्वीप एंड अंडमान वाला एरिया, ये जो है ये ट्रॉपिकल वेट में आता है। यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, और ये हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आता है। यहाँ पे हमेशा अच्छी खासी हरियाली रहती है। उसके अलावा ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको लाइट येलो वाला, ये सेमी एरिड में आता है। अब आप पूछोगे कि ये बिल्कुल वेस्टर्न घाट के इस तरफ है, फिर सेमी एरिड में क्यों है? ये वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट के लीववर्ड डायरेक्शन में आता है। लीववर्ड डायरेक्शन का हमने पढ़ा था कि जो बारिश है वो माउंटेन के एक डायरेक्शन में हो जाती है और दूसरे डायरेक्शन में बारिश नहीं होती है। तो ये जो एरिया है ये है जहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसे
विंडवर्ड एरिया बोलते हैं। और ये जो सेमी एरिड रीजन है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में स्प्रेड हुआ है, ये लीवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पे बारिश खत्म हो जाती है आते आते। और बाकी का जो डेक्कन प्लेटू का एरिया है हमारा, ये ट्रॉपिकल वेट एंड ग्रीन के अंदर आता है दिस एरिया। सो दिस इज इंडियाज कोपेन क्लासिफिकेशन। और ये मैंने एक रिवर का मैप दिया है। दो हम रिवर को बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडस रिवर पढ़ेंगे, गंगा पढ़ेंगे, यमुना पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे, बराक रिवर पढ़ेंगे। देन वी विल आल्सो स्टडी महानदी, यहाँ पे ब्रह्मणी एंड बैतरणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार river, and then we'll also study all the tributaries of these, Narmada, Tapi. We'll also study the Sabarmati, Mahi and all the west flowing rivers जो कि अरेबियन सी में आके गिरती हैं। तो रिवर्स का चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर करा है, आप उसे मिस मत करना। तो ये हो गया हमारा एक स्लाइडली इंट्रोडक्शन। ये आने वाले 18 नेक्स्ट चैप्टर्स में हम क्या स्टडी करेंगे और किस तरीके से हम इंडिया को कवर करेंगे, और इंडिया का जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने कवर कर लिया है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।